तक जाएगी और सोनार बंगला का हम सबका स्वप्न पूरा करेंगे। आज़ादी के 75 साल हो गए, लेकिन पश्चिम बंगाल की आज़ादी तो आज मिली है जब कमल का फूल खिला है, जब शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है। ये न केवल भाजपा की जीत है बल्कि ये भारत की जीत है, क्योंकि भारत की सुरक्षा की दृष्टि से पश्चिम बंगाल एक बहुत अहम राज्य है। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो बेधड़क में आज बात बंगाल की, क्योंकि बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के अग्निपथ की बात होगी, जहां बंगाल में पहली बार भगवा पताका लहराने के बाद शुभेंदु अधिकारी के सर सत्ता का ताज सजा। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शुभेंदु के साथ उनके 5 सहयोगियों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। शपथ के बाद शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता की बागडोर संभाल ली, लेकिन अब उन्हें चुनौतियों के पहाड़ को पार करना होगा। चुनौती बंगाल में घुसपैठ को रोकने की होगी, चुनौती बंगाल की कानून व्यवस्था को सुधारने की होगी, चुनौती महिलाओं की सुरक्षा की होगी और चुनौती बंगाल को विकास के पथ पर ले जाने की होगी। हालांकि इन चुनौतियों से शुभेंदु कैसे निपटेंगे, इसका संकेत आज शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ही मिला। शपथ के बाद जिस तरह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु के गले में भगवा गमछा डाला, सवाल खड़े हुए। क्या शुभेंदु बंगाल में योगी मॉडल लागू करेंगे? क्या यूपी की तर्ज पर अपराधी माफिया के खिलाफ में अभियान चलाएंगे? बंगाल को विकास की राह पर कैसे लाएंगे? आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। बंगाल के अधिकारी ने सिर्फ मुख्यमंत्री पद की ही शपथ नहीं ली, शपथ थी सोनार बांग्ला बनाने, शपथ थी सुशासन की, शपथ ली हर वादे को पूरा करने, शपथ ली जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने। लेकिन शुभेंदु की इस शपथ के आगे चुनौतियों का अग्निपथ। बंगाल में सत्ता के सिंहासन पर बैठने के बाद शुभेंदु अधिकारी के सामने कई चुनौतियां मुंह बाए खड़ी। शुभेंदु के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी बंगाल में घुसपैठ को रोकने की, घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करने की, गौ तस्करी पर पूरी तरह से रोक लगाने की, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की, बंगाल की कानून व्यवस्था मजबूत करने की, चुनाव के बाद भड़की हिंसा रोकने की, समय पर चुनावी वादे पूरा करने की। इन चुनौतियों से शुभेंदु को पार पाना होगा, नया बंगाल बनाना होगा। चुनाव के दौरान जो वादा किया उसे शुभेंदु को निभाना होगा। प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे, इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की सत्ता की बागडोर संभाल ली है, उनसे उम्मीदें बड़ी हैं और प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उम्मीद जताई है कि शुभेंदु भय मुक्त बंगाल बनाएंगे। बंगाल में शपथ के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी की भाजपा सरकार महान विभूतियों के सोनार बांग्ला के स्वप्न को साकार करेगी। वर्षों से भ्रष्टाचार, कटमनी और सिंडिकेट राज का दंश झेल रहे प्रदेशवासियों को इससे मुक्ति दिलाते हुए एक विकसित, समृद्ध, सुरक्षित एवं भय मुक्त पश्चिम बंगाल के निर्माण का ये संकल्प आपके नेतृत्व में अवश्य पूर्ण होगा। शुभेंदु अधिकारी कैसे सुरक्षित, भयमुक्त बंगाल बनाएंगे, इसका संकेत शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ही देखने को मिला।
शपथ के बाद शुवेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री मोदी के आगे नतमस्तक हुए। एक एक कर मंच पर सभी मेहमानों से मिले, लेकिन असली मैसेज इस तस्वीर से मिला जब शुवेंदु अधिकारी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे तो योगी ने अपना भगवा गमछा शुवेंदु के गले में डाल दिया। ये संदेश था कि बंगाल में भी योगी मॉडल ही चलेगा। अपराधी माफिया को खत्म करने के लिए बंगाल भी यूपी वाला मॉडल ही अपनाएगा। आजादी के 75 साल हो गए, लेकिन पश्चिम बंगाल की आजादी तो आज मिली है जब कमल का फूल खिला है, जब श्री शुवेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, जो डबल इंजन की सरकार बनी है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। पश्चिम बंगाल को भी आगे बढ़ाने में और देश को विकसित बनाने में अपना योगदान करेगी। बंगाल में आज मैं कह सकता हूँ स्वामी विवेकानंद जी का जो सोच थी, जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का विचार था और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो सपना था वो आज पूरा हो गया है। बंगाल में अब डबल इंजन की सरकार है और इस सरकार से उम्मीदें भी अपार हैं। उम्मीद है कि बंगाल विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, लेकिन उम्मीदों को पूरा करना शुवेंदु के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि बंगाल पर 7 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने में भारी भरकम पैसा खर्च होगा। कमजोर औद्योगिक बेस को मजबूत बनाना होगा। निजी क्षेत्र में निवेशकों का भरोसा जुटाना होगा। लेकिन इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए टीम शुवेंदु तैयार है। आज शुवेंदु अधिकारी के साथ 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। कोलकाता के परेड ग्राउंड में बंगाल के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनैया, खुदीराम टूडू और निशित प्रमाणिक ने मंत्री पद की शपथ ली। बंगाल में टीम शुवेंदु के गठन में बीजेपी ने जिस बारीकी से जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के धागे पिरोए हैं, वो साफ बताता है कि पार्टी अब बंगाल में सत्ता की लंबी पारी खेलने के लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल की जनता को विशेष रूप से बधाई, और मैं मानता हूं कि आज जहां रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का एक सही श्रद्धांजलि उनको मिली, वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म स्थान को भी आज बहुत बड़ा सम्मान मिला है। बंगाल में भगवा राज और शुवेंदु की शपथ से बीजेपी का हर नेता और कार्यकर्ता खुश है, लेकिन टीम शुवेंदु की असल परीक्षा अब शुरू होगी। कई चुनौतियां सामने होंगी। सवाल है कि इन चुनौतियों से शुवेंदु कैसे पार पाएंगे। क्या योगी मॉडल से बंगाल चलाएंगे? क्या यूपी की तर्ज पर अपराधी और माफियाओं पर प्रहार करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मेहमानों का तारुफ हम आपसे करवा दें। शुभेंदु शेखर अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अबू शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही राज लक्ष्मी जोशी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोफिया खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सोफिया खान मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जब हम तृणमूल कांग्रेस की सरकार को देखते हैं इतिहास के पन्नों में, तो 15 साल का वो राज जिसमें बार बार ये नारा दिया गया बंगाली अस्मिता को लेकर, लेकिन वहीं जैसे ही पश्चिम बंगाल में एंट्री हुई बीजेपी सरकार की, तो ये कहा जा रहा है कि इसमें हिंदुत्व की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। ये बदलाव की नहीं बल्कि बदले की भावना के तहत में अब राजनीति होगी। आपको कैसी तस्वीर पश्चिम बंगाल की इस वक्त दिखाई दे रही है? नमस्कार, आदाब आप सभी को। सबसे पहले तो मैं भव्य श्रद्धांजलि देना चाहूंगी रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनका 165वां एनिवर्सरी है। देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि उनकी कविता से मैं शुरू करना चाहूंगी, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। जब भय मुक्त होकर, जब इस देश में लोग सर उठाकर जी पाएंगे, जब सर उठाकर लोग जो है अपने अपने विचारों को लेकर, राजनीतिक विचारों को लेकर इस देश में उनका अस्तित्व अगर बचेगा, तो अब लगता है मुझे सही मानों में लोकतंत्र की जीत तभी होगी। जो छवि 4 मई के बाद पश्चिम बंगाल में देखी गई, जो पोस्ट पोल वायलेंस, जिसको लेकर न जाने कई सालों से मीडिया और भाजपा के लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन वही छवि 4 तारीख के बाद जो देखने को मिली, जो दंगे, जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर प्रहार, इवन भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर भी हुआ, जैसे कि शुवेंदु जी के जो पीए थे। देखिए, बात ये नहीं है कि कौन मारे गए, अल्टीमेटली ग्रास रूट लेवल के जो लोग हैं ना, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ, उनके ऊपर जो प्रहार हुआ, उसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। सबसे पहले चुनाव आयोग और केंद्रीय बल
जो 2.5 लाख केंद्रीय बल यहाँ पश्चिम बंगाल में तैनात है, उन पर एक सवाल उठता है। और अभी इन लोगों ने जिस आश्वासन के साथ सत्ता बनाई पे आए हैं ये लोग, अभी देखिए चैलेंजेस सिर्फ ये नहीं था कि चुनाव जीत लिया जाए, लेकिन चुनाव के जीतने के बाद 5 साल तक बिल्कुल उन वादों पर खरे उतरना ये एक चैलेंजिंग जरूर होगा। क्योंकि देखिए ये लोग माने या ना माने, लेकिन ग्रास रूट लेवल में इनकी पकड़ जो है वो कम है। इनके कार्यकर्ता, इनका संगठन अभी भी कमजोर है और मुझे लगता है कि इनको सही तरीके से काम करना होगा। अब देखिए जनता, पश्चिम बंगाल के एक रेसिडेंट होने के नाते मैं जरूर आशा करूंगी कि जो बदलाव की बात प्रधानमंत्री जी ने की है, मुझे लगता है कि वो बदलाव सही मायनों में होना चाहिए। इन द सेंस के अगर लोगों को कहा है कि भाई महिलाओं को सुरक्षित कर देंगे, तो सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, मुझे लगता है कि हर एक राज्यों में जहां पर भाजपा का शासन है वहां की महिलाएं हो, पश्चिम बंगाल की महिलाएं हो, सबको जो है सुरक्षा मिलना चाहिए। युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। जो मुद्दे तो खैर कई सारे हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई ये जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को पार कर पाएगी ये नई सरकार या नहीं। फिलहाल अब मैं रुक करना चाहूंगी शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपका, क्योंकि बीजेपी इस वक्त मोर्चा संभाले हुए है, सत्ता आपके पास है। शुभेंदु अधिकारी को आप लोगों ने मुख्यमंत्री बना दिया पश्चिम बंगाल में। 15 साल की जो रवायत थी उसे तोड़ पाएंगे क्या आप? क्योंकि जो शुरुआत है, शुरुआत बहुत शानदार नहीं हुई है। शुरुआत में ही हम वो हिंसा देख रहे हैं, जब यहाँ बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों की भारी टीम तैनात है ताकि यहाँ पर पोस्ट पोल जो हिंसा होती है वो ना होने पाए, लेकिन वो कंट्रोल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं जो वहाँ पे शुभेंदु जी की सरकार बनी है, उनको सीएम बनाया गया है, उसकी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। एक ऐसे सोनार बांग्ला की बात करना चाहता हूँ जो भयमुक्त हो। और आपने आज तक के जितने चुनाव हुए, इस चुनाव के पहले उस चुनाव में, एक चुनाव में 25 से लेके 100, 200, 300 और एक बार तो एक चुनाव में लगभग 350 लोगों की डेथ हुई। अब की बार एक भी इस चुनाव में, एक भी चुनाव के समय पर, चुनाव वाले दिन कोई डेथ नहीं हुई। उसके बाद ममता जी ने सर आपने कहा कि चुनाव वाले दिन कोई डेथ नहीं हुई है। हाँ, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अब मेरी बात सुन लीजिए। सर चुनाव के दिन नहीं, लेकिन इलेक्शंस के प्रचार के दौरान हुआ हिंसा, पोलिंग बूथ में तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा अगर आपको, सर आप ये कह रहे हैं कि मौतें नहीं हुई हैं, तो डीजीपी की ओर से भी ये बताया गया है कि कम से कम 2 मौतें हुई हैं। और अगर केसेस की बात करूं तो सर रिकॉर्ड है मेरे पास, मैं आपको रिकॉर्ड भी दे देती हूँ। 200 प्लस केसेस रजिस्टर हुए सर, 433 लोगों को अरेस्ट किया गया है, 1100 ऐसे लोग जिनको डिटेन करने का काम किया गया है। तो सर क्या ये आंकड़े झूठ है? तो भी मेरी पूरी बात सुन लो, तो फिर आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। हाँ, मैं कहा कि पिछली बार इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद 1000 महिलाओं के साथ रेप हो गया। आपको कोई रेप की खबर आई क्या? नहीं आई। पिछली बार चुनाव जीतने के बाद लगभग 2500 लोगों की रिपोर्ट्स, एफआईआर दर्ज हुई। 2500 लोगों। कोई अब की बार ऐसी आया कि जिसमें मारपीट हुई? मेरा कहना है कि 15 साल में जब ममता दीदी की सरकार थी, उसके पहले जो उसकी लेफ्ट की सरकार थी और उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, इन गुंडों लोगों ने इतनी खराब हालत कर दी थी कि ऐसा लगता नहीं था कि वेस्ट बंगाल कोई भारत का अंग है। वो तो आपको कई बार बांग्लादेश की तरह का सरकार लगती थी। हमने जो सशस्त्र बल लगाए वहाँ पे, चुनाव को अच्छी तरीके से चुनाव को कराया। आपको मालूम ही खुद होगा कि संदेश खाली ऐसी जगहों पर जहां पर शेख शाहजहां ऐसे लोग जो वहां पे बोलते थे कि इस एरिया की जितनी महिलाएं वो हमारी हैं, बेटी बहन पत्नी किसी की हो सकती हैं, पर हाँ अधिकार हमारा है। ऐसे जगहों पर जहां पर आजीकर के रेप हो जाने के बाद ममता दीदी ने एक सेंटेंस तक नहीं बोला, वहां पर इस तरीके का चुनाव कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज था हम लोगों के लिए, सरकार के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए। और चुनाव अच्छी तरीके से हुआ। फिर भी जब रिजल्ट आया, आप देखिए जिस दिन रिजल्ट आया, ममता दीदी कहती हैं कि बेईमानी हो गया, हम बिल्कुल नहीं रिजाइन करेंगे, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके कारण वहां के जो उनके गुंडे थे उनकी हिम्मत बढ़ी।
ऐसे समय पर जब पिछली बार हम चुनाव हारे थे सुरभि, तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि ममता दीदी के घुसपैठियों ने हमको चुनाव नहीं लड़ने दिया, हमारे को वोट डालने नहीं दिया। हमने माना कि हमारी कुछ ना कुछ कमी रही होगी, हम अगले दिन से चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे और 5 साल बाद जीत के आए। पर ममता दीदी ने अब की बार नहीं किया और इस्तीफा भी नहीं दिया, उनको भंग करनी पड़ी उनकी सरकार, गवर्नर को। तो ऐसे समय पर उनकी टीम के लोगों ने जगह जगह झगड़े किए और ये झगड़े में सशस्त्र बल, वहां के पुलिस, वहां का लोकल इंटेलिजेंस, उसने बहुत अच्छा काम किया, उनको भी मैं बधाई देता हूं। पर उसके बावजूद भी 3 से 4 और शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या, कौन लोग हैं, किसने मरवाया होगा भाजपा के लोगों को? जब ये सब बातें आती हैं, और ये आज नहीं, कल अमित शाह जी ने कहा भी था 321 लोगों को मारा 5 साल में, 321 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और ऐसने बड़ी हम लोगों ने अपना बलिदान देके उस जगह को जीता है। तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी यही होगी कि हम पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर वहां पर एक ऐसा लॉ एंड ऑर्डर डेवलप करें कि कोई महिला, जैसा दीदी कहती थी 8 बजे के बाद ना जाए, कोई महिला जिस समय जाना चाहे, रात का हो, सुबह का समय हो, दोपहर का समय हो, एयरपोर्ट जाना हो, कॉलेज जाना हो, काम पे जाना हो, वो जा सके बेखौफ। ये पहला माहौल लेके आएंगे, जैसा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार के खत्म होने पर, मुलायम सिंह की सरकार को बंद खत्म होने के बाद योगी जी ने कहा वैसा ही करना है। दूसरा, जो कंपनियां थी, इंडस्ट्री चीज छोड़ गई, 6,845 कंपनियां, जो बड़ी कंपनी थी जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर था, अखिलेश यादव का एग्जांपल तो आपने दे दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश अभी भी सुरक्षित तो पूरी तरीके से है नहीं महिलाओं के लिए, तो उसी तर्ज पर यानी कि सोनार बांग्ला की उत्पत्ति करेंगे आप? सुरभि, मैं खाली कंपैरिजन कर रहा हूँ। सुरभि तिवारी खुद दोपहर के नोएडा से ग्रेटर नोएडा नहीं जा सकती थी बस लेके, और आज सुरभि तिवारी कितने बजे भी आ सकती है यूपी में के नोएडा के अंदर। ये चेंज है, और कोई ये चेंज सुरभि तिवारी माने ना माने, या चैनल के ऊपर कुछ भी बोले, वो उसको महसूस होता है और वहां पे भी महसूस होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जिस तरीके से हमने महिलाओं के ऊपर, महिलाओं के लिए व्यवस्था दी है, ठीक है, ही हम वहां पे भी देंगे। और सुरभि, ये बात पक्की है कि जो लोग वहां पर झगड़ा कर रहे हैं, जो लोग वहां पे झगड़ा कर रहे हैं, आतंकवाद कर रहे हैं, ठीक है। सोफिया जी पे कुछ कहना चाहिए मेरे साथ, अभी और 2 मेहमान भी जुड़े हुए, उनके पास भी जाना है सर। सुन तो लीजिए लास्ट लाइन, उनको उल्टा टांग के सीधा करेंगे, उल्टा टांग के सीधा करेंगे। आपको तो पसंद नहीं सर, आप ये क्या धमकी दे रहे हैं सर? बिल्कुल, जो लोग वहां पे अराजकता फैलाएंगे, उनको उल्टा टांग के सीधा करेंगे। तो ये आपका काम है या कानून का काम है? ये आपका काम है या पुलिस वहां पर सजा देगी? क्या चीज? ये आपका काम है या पुलिस का काम है सर? कानून हाथ में लेंगे आप? पुलिस करेगी, वहां की पुलिस करेगी, वहां का प्रशासन। मैंने आपसे पूछा कि आप धमकी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल जो अराजकता फैलाएंगे उन्हें उल्टा लटकाएंगे। बिल्कुल करेगी। आपको तो अच्छा ही नहीं लगेगा भाई साहब, आपको तो यही अच्छा ठीक है। सोफिया जी, मैं आपके पास 1 मिनट लौट रही हूँ, लेकिन एक रिएक्शन पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता का भी लेना चाहूंगी फिलहाल हमारे साथ, क्योंकि वो भी जुड़े हुए हैं और उनसे ये जानना जरूरी है। अबू शर्मा जी, जरा ये बताइएगा कि कांग्रेस की स्थिति इस वक्त हम कहां देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने दावा पिछली बार भी यही किया था जब 0 सीटें जीती थी। इस बार के चुनाव में तो हम देखेगा हम किस तरीके से अपना पलड़ा भारी कर लेंगे। इस बार जनता किसी पर भरोसा नहीं करी, लेकिन हम पे करेगी। क्या हो गया सर? और इंडिया गठबंधन को अब हम कहां देखते हैं? क्या अभी भी ममता बनर्जी के साथ में उसी तरीके से आप लोग पुराने समय में जैसे खड़े थे, क्या वापस उनके साथ में आएंगे? एक साथ 100 सवाल डाल दिए, चलो एक एक करके पूछो। सबसे पहले कांग्रेस का प्रदर्शन की बात है। हाँ, पत्रकारिता का आजादी में इस देश का मीडिया का अभी जो स्थिति है ना, वो हम पाकिस्तान नेपाल से भी नीचे है, ठीक है। तो ये सवाल हमको करने के पहले आप शायद अपने आप को एक बार कर ले, जो पत्रकारिता का आजादी जितना तरक्की करेगा कांग्रेस उतना तरक्की करेगा, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा खंभा है। मीडिया का जो भूमिका है वो भूमिका मीडिया नहीं निभा रहा है, और जिसको देश का जनता सर, जो लोग नहीं निभाते आप उनसे सवाल पूछेगा, मुझसे नहीं। सर, आप मेरे शो पे अगर बैठे हैं तो आपको मेरे बारे में पहले से पता कर लेना चाहिए। सर, मैं सवाल हर किसी से पूछती हूँ, और बीजेपी प्रवक्ता से भी मैंने सवाल पूछा है सर। हमारे पास कोई फिल्टर नहीं है, कौन सा गोदी मीडिया है और कौन सा। हाँ, तो सर आप इस तरीके के सवाल नहीं खड़े करेंगे। जब आपको पता नहीं है तो सर एलिगेशंस मत लगाइए।
हम आपके ऊपर कहाँ लगाया? आपका चैनल में थोड़ी लगाया। आप तो सर आपसे जो सवाल पूछे गए वो सवाल का जवाब दीजिए। दाल में कुछ काला है, मैं आपको कुछ बोला नहीं। सर सवाल का जवाब दे दीजिए ना सर। ये दाल काली है, दाल में कुछ काला है, ये सब मुझे ना बताइए, आप सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं, हम क्या बताएंगे? आप तय करेंगे क्या? हम एक राजनेता है, आप कौन है हमको नियंत्रण करने वाले? आप हमको तय सर आप शायद भूल गए जिस शो में आप बैठे हैं उस शो में आप मेहमान हैं और मैं इस शो की एंकर हूं सर। मेहमान हम भी तो आपको सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आप हमको नियंत्रण करने की कोशिश क्यों? नहीं सर, ये नियंत्रण नहीं है, क्योंकि सर जब आप पर्सनल अटैक करेंगे तो सर फिर मैं वहां आपसे सवाल पूछूंगी, और अभी मैंने बीजेपी प्रवक्ता से भी पूछा, आपने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। आपका हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार, लेकिन आपने पहला सवाल पूछा कांग्रेस का स्थिति, तो मैं आपको बताया कांग्रेस का स्थिति इसलिए खराब है। अब आपका दूसरा सवाल है इंडिया गठबंधन को लेकर, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। इंडिया गठबंधन जो हुआ था वो सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था, प्रदेश स्तर पर कहीं पर भी इंडिया गठबंधन हुआ नहीं। तो चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, हम बंगाल कांग्रेस टीएमसी के खिलाफ लड़ाई लड़ा, चाहे नतीजा कुछ भी हो, कुछ भी फल हो, हम अपने संगठन जनाधार के आधार पर हम चुनाव लड़ा। चाहे आरजीकर का मामला हो, संदेश खाली का मामला हो, नौकरी घोटाला हो, हर एक विषय पर हम विरोध भी किए। तो हम तो कहीं पर सहयोग नहीं किया टीएमसी का। तो हम इंडिया गठबंधन जो राष्ट्रीय स्तर पे है वो है, लेकिन बंगाल में हम लोग लड़ाई लड़ा। ममता बनर्जी हमको कहा था 2 सीट ले लो लोकसभा चुनाव, अधीरा चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी हम लोग समझौता नहीं किया बंगाल कांग्रेस। तो जो अराजकता, जो तकलीफ, जो ममता बनर्जी का भ्रष्टाचार था, वो हम भी लड़े, बीजेपी भी लड़े, किसी को कामयाबी मिली। उसका लड़ने का तरीका कुछ अलग था। आसाम में 2 बजे के भीतर चुनाव घोषणा हो गया, सब सर्टिफिकेट ले लिया। तमिलनाडु में 2 बजे के भीतर सर्टिफिकेट ले लिया। बंगाल में 7 बजे तक बोल रहे, 15 राउंड का काउंटिंग चल रहा है, 16 राउंड का काउंटिंग चल रहा है। तो क्या हुआ नहीं हुआ, हम तो मतगणना जहां हुआ नहीं था, लेकिन ये तो सच्चाई है। क्यों? तमिलनाडु में रिजल्ट निकल गया, असम में निकल गया, पुडुचेरी में निकल गया, केरल में निकल गया, और बंगाल को 7 बजे तक क्यों खींच के लेके गया? क्या समय लग सकता था? इतना मैन पावर रहने के बाद क्या किया था भीतर अमित शाह जी का? ये तो कहना पड़ेगा ना। तो जनादेश ममता बनर्जी के खिलाफ थी, ये बात सही है, लेकिन जिस भारी तादाद पर भारतीय जनता पार्टी वहां जीता, मैं 25 साल का राजनीतिक अनुभव है बंगाल में, तो संगठन बिना ये जय संभव नहीं हो सकता है। शायद कोई संवैधानिक संस्था उनको मदद कर दे, वो अलग बात है, लेकिन जनता का जनादेश से ये कामयाबी, शायद 130-40 बीजेपी जा सकता था, लेकिन जो बीजेपी गया वो संभव नहीं है, जितना पश्चिम बंगाल का राजनीति को मैं देखता हूँ और समझता हूँ। ठीक है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई घोटाला हुआ है, जो ममता बनर्जी आरोप लगा रही है। इनका धंधा ही है, भारतीय जनता पार्टी का धंधा ही है चुनाव में घोषणा करना। हरियाणा जीता, ये जीता, महाराष्ट्र जीता। सर लेकिन मेरी समझ में सर एक चीज नहीं आई। सर मेरी समझ में एक चीज नहीं आई सर। करने का लायक है क्या ये लोग? अबू जी सुनिए तो, अबू शर्मा जी, सर एक चीज समझ में नहीं आई सर। पश्चिम बंगाल में घोटाला हो गया, अब मैं आप लोगों के पास लौट रही हूँ, इस बीच शुभेंदु अधिकारी कुछ कह रहे, पहले वो सुनवा देते हैं। चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एनडीए का सब घटक और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने के लिए जितना भी बड़ा नेता का योगदान था, सब लोग आज शपथ ग्रहण में था। एक ऐतिहासिक दिन है और कम से कम 2.5 लाख 3 लाख जनता ने आज ब्रिगेड परेड मैदान में उपस्थित होकर भाजपा का सरकार को आशीर्वाद किया। और भाजपा का जो विचारधारा में भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित हुआ है, वो विचारधारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है। और साथ साथ बंगाल का जो फॉर्मेशन हुआ है, इसका पीछे जो हमारी सही इतिहास है वो है 1947 20 जून। हमारी जो कानून सभा था पश्चिम बंगाल में, जो आज असेंबली है, वहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में
रेजुलेशन पारित करके ये पूर्व बंगो जो आज बांग्लादेश है वो उस वक्त पूर्व पाकिस्तान था, पाकिस्तान का साथ गया है, और ये जो पोर्शन है वेस्ट बंगाल का पोर्शन ये भारत का हिस्सा बना। आज ये भारत का हिस्सा नहीं बनता, हमारी इस्लामिक कंट्री में रहना पड़ता। इसलिए जो बंगाल का फॉर्मेशन किया है, बंगाल को जिन्होंने तैयार किया है, आज मुख्यमंत्री बनने का बाद उसका घर आकर उनका श्रद्धा सुमन अर्पित करना, ये तो प्राथमिकता है, ये तो करना चाहिए। मैं, मेरा साथ 3 चुने हुए एमएलए, तीनों ही लीडर है, बहुत अनुभवी लीडर है, तापस रॉय, डॉक्टर शंकर घोष, जगन्नाथ चटर्जी, और यहाँ का बीजेपी कार्यकर्ता और बहुत सारा हमारी पेट्रियोटिक पीपुल है, राष्ट्रवादी नागरिक। और एक बार फिर हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं। अबू शर्मा जी, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछ रही थी और ये जानना जरूरी है कि सर, जब आप कहते हैं कि वाकई में कुछ घपला या कुछ घोटाला हुआ है, ये तो उनका पुराना इतिहास रहा है बीजेपी वालों का, सर केरल में ये क्यों नहीं हुआ फिर? तब आपका घर पे जब चोरी होता है ना, कीमती चीज ही लेके जाते हैं, सारा चीज चोरी करके थोड़ी ले जाते हैं, कुछ चीज तो छोड़ के ही जाते हैं। इसके लिए सवाल पूछने की क्या जरूरत है? राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र और हरियाणा का सारा डेटा दिया था, तो उसमें तो इलेक्शन कमीशन से ज्यादा बीजेपी का किरकिरी हुई। लेकिन क्या राहुल गांधी जी के ऊपर एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ राहुल गांधी जी ने आवाज उठाया था, तो अगर ये आरोप गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए था। क्या इलेक्शन कमीशन ने कुछ कार्रवाई ली? क्यों नहीं ली? अगर नहीं लिया तो उसका आरोप सही है, तो इन लोगों को क्या बोले? ये लोगों का धंधा है, इनको कोई विश्वास है क्या? ये जो कर रहे हैं वो समय का इंतजार करना पड़ेगा। जिस दिन देश का जनता इनको सबक सिखाने के लिए सड़क में आएंगे, उस दिन इनको पता चलेगा। तो इसको लिए क्या हम तो इंतजार कर सकते हैं। हम लोग कहाँ कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, अब राजलक्ष्मी जी का भी मैं रुख कर लूं और उनसे भी मैं जान लेती हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई सम्मान है क्या? भारतीय जनता पार्टी का भारत में कोई सम्मान है क्या? ये अपने आप बोलते हैं हम विश्व गुरु है, हम फलाना है, ठिकाना है। आखिरी का आम आदमी से पूछिए ना, इनका कोई सम्मान है क्या? उससे तो ज्यादा सम्मान लेके सर, आम आदमी का मैंडेट मिला है, इसी वजह से बीजेपी सरकार इस वक्त बंगाल में है। सर मस्कट में मस्ती करने चले गए, मस्कट में मस्ती करने चले गए। वही आप लोगों का काम है, वही आप लोगों का काम है। एप्स्टीन फाइल में किसका नाम है देखिए ना जाके, शर्म करो। चलिए ठीक है अबू शर्मा जी, अब ठीक है सर, ठीक है। अब एक बार मैं राजनीतिक विश्लेषक राजलक्ष्मी जी का भी रुख कर लूं। सर आपकी इजाजत हो तो उनका भी रुख कर लूं मैं। ठीक है राजलक्ष्मी जी, फिलहाल मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, जय बांग्ला नारा दिया टीएमसी सरकार की ओर से और उसका भी कोई असर नहीं हुआ, बंगाली अस्मिता की बात कही गई, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। क्या पश्चिम बंगाल की जनता अब सोनार बांग्ला के विकास एजेंडे पर फोकस करके और उन्होंने ये मैंडेट बीजेपी के हाथ में रख दिया, या फिर ये कहा जाए कि वाकई में जो हर बार मुद्दा रिपीट कर रही थी तृणमूल कांग्रेस बंगाली अस्मिता का, अब कहीं ना कहीं वो जो भ्रम पैदा किया गया था कि आपके अस्मिता को लेकर के खतरा बना हुआ है, भाई ये तो आएंगे तो बंगालियों को पूरी तरीके से दबा देंगे, मीट मच्छी नहीं खाने देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल की जनता जागरूक होकर के वोट करने निकली थी, या आपको क्या संभावनाएं दिखाई देती है? नमस्ते सुरभि जी, इस बार जो है पश्चिम बंगाल की जनता वोट करने निकली थी जी, निडर होके, एकदम मतलब सुरक्षित महसूस करके, कॉन्फिडेंस के साथ निकली थी। आपने पूछा ना क्या ये सोचकर निकली थी, वो क्या सोचकर निकली थी ये पता नहीं, लेकिन निकली तो थी। क्योंकि इतने वर्षों तक ऐसा हो रहा था कि उधर चप्पा वोटिंग होता था। जो कोई भी पश्चिम बंगाल में रहता है या उनको अगर कोई भी पता है इतिहास के विषय में नहीं, इसीलिए तो मैंने पूछा कि सोनार बांग्ला बंगाली गौरव पर ज्यादा भारी पड़ गया क्या? जी मैं वही कह रही हूँ कि अभी देखिए, पहले जो है 34 वर्ष वो लेफ्ट पार्टीज का जो
दहशत था उसको खत्म कर दिया ममता दीदी ने। शुरुआत में कुछ उनको समर्थन भी मिला, लेकिन फिर उसके बाद क्या है कि एंटी इनकम्बेंसी तो कभी ना कभी तो होनी है जी। लेकिन उन्होंने उस एंटी इनकम्बेंसी का कैसे उन्होंने सामना किया कि उन्होंने उसी हिंसा का प्रयोग किया जिसके साथ वो लड़ी थी, जिसको खत्म करके उन्होंने जैसे अपना राज किया था, लेकिन वो हिंसा खत्म नहीं किया, उन्होंने उसको अपना लिया। तो इसी के साथ अभी लोगों को बाहर ही नहीं निकलने देते, तो आप कैसे, कोई जाकर वोट करेगा ही नहीं खिलाफ तो कैसे हो पाएगा कुछ भी। तो फिर सबसे पहले जो है किसी को बाहर निकलकर वोट करना, ये सबसे पहला उनको एक स्टेप लेना पड़ेगा। उसके बाद है जो कुछ भी उनको पसंद आए नहीं पसंद आए वो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले बाहर निकलना ये सबसे बड़ी बात थी पश्चिम बंगाल में। तो इस बार जो है ये जो बड़ी संख्या लेकर जो सीआरपीएफ वाले, सीएपीएफ वाले, जो भी इलेक्शन कमीशन ने वहां पर जो तैनाती की थी, वो उसके चलते ऐसा हुआ कि लोगों को ये तो था कि हम बाहर निकल सकते हैं और उसके बाद ये जो नतीजे निकलेंगे उसके बाद भी हम सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि वरना ये भी होता था कि जहां जहां पर वो लोग हार जाते थे वहां पर जाकर जो है लोगों के घरों को जला दिया जाता था वगैरह वगैरह। और खुले मंच पे जो आपने सुना होगा कि कैसे कैसे धमकियां दी जा रही थी कि अगर हम ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज हार जाएंगे तो आप लोगों को खत्म कर दिया जाएगा, सीआरपीएफ को हम उड़ा देंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो सीआरपीएफ की तैनाती और वो जो कॉन्फिडेंस मिलना वो सबसे पहला एक स्टेप था। तो उसके बाद जो है लोगों को क्या उसमें वो जो एंटी इनकम्बेंसी पहले भी थी लेकिन वो अपना जो है वो व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, तो इस बार उन्होंने व्यक्त किया। पिछले बार जो कोई भी गए थे, देखिए वो केवल दोपहर तक ही जा पाते थे जो कोई भी जाते, अगर उन्होंने हिम्मत की तो। और उसके बाद तो पूरा का पूरा छप्पा वोटिंग होता था। ये कोई मैं नहीं कह रही हूँ, ये यहाँ पर कोई भी अगर जानता है सचमुच में, अगर पश्चिम बंगाल में रहता है तो वो आपको बताएगा। और उसके बाद अभी ये जो बड़ी एक और बात मैं आपको बताऊं, एसआईआर की जो बात बार बार निकलती रहती है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बोलूं कि पश्चिम बंगाल में भी डिलीशंस हुए हैं, केरला में भी डिलीशंस हुए हैं। केरला में उन किन डिस्ट्रिक्ट्स में डिलीशंस हुए हैं जहां पर जहां पर जैसे तिरुवनंतपुरम और जहां पर पंचायत इलेक्शंस में भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, वहां पर डिलीशंस हुए। और मल्लापुरम जैसे इलाके जहां पर कांग्रेस का बढ़ावा था, वहां पर एडिशंस हुए हैं। तो अब भाजपा ने कुछ बोला इसके विषय में? नहीं बोला भाजपा को बोलना चाहिए था, नहीं बोला। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताती हूँ कि जहां पर सबसे 5 डिस्ट्रिक्ट 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां पर सबसे ज्यादा डिलीशंस हुए हैं, जैसे एक है सुजापुर, रघुनाथगंज, शमशेरगंज, रतुआ, सूती। ये जो है इसमें 5 में सबसे ज्यादा डिलीशंस हुए हैं। करीब उसमें 1.5 लाख से लेकर 1,20,000 तक की डिलीशंस हुए हैं। लेकिन इन 5 में आपको पता है कौन जीता है? टीएमसी जीती। जहां पर सबसे ज्यादा डिलीशंस हुए वहां पर टीएमसी जीती है, और सबसे कम जहां पर डिलीशंस हुए हैं वहां पर भाजपा जीती है। तो आप मुझे बताइए कि डिलीशन से किसको? भाजपा का प्रवक्ता है मैडम। अरे आप देखिए, अगर मैं आपको फैक्ट बता नहीं, मतलब आपके हिसाब से आप डिसाइड करोगे। अगर मैं फैक्ट बताऊं, अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं आपकी तरफ से मैं नहीं मैं किसी की चौकता नहीं हूँ, लेकिन आपके समय में भाजपा का कविया बताइए ना। अबू शर्मा जी, क्या आप डेजिग्नेशन नहीं देख पा रहे? राजनीतिक विश्लेषक भाजपा का कमियां भी बताइए ना। आपके साथ 2-3 डिबेट किया मैंने, कभी आपको मैं आपको बताइए ना। नहीं आप सुनिए ना, आप थोड़ा सा शांति रखिए, आप शांति रखिए, बताइए। देखिए, और इतना ही नहीं, जो जिधर 20 जहाँ डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पर सबसे ज्यादा डिलीशंस हुए, उसमें कांग्रेस भी तो जीती है। तो कांग्रेस जीती है पहली बार, अभी पिछले बार तो नहीं जीती थी, वहां पर कांग्रेस जीती है। जहां पर नहीं जीतने की उसको उम्मीद थी वहां पर भी जीती है कांग्रेस। तो कांग्रेस ने तो चुप बैठना चाहिए इस विषय में। देखिए, टीएमसी उसमें सबसे ज्यादा जीती है, जहां जहां पर डिलीशन सबसे ज्यादा हुआ है तो वहां सबसे ज्यादा टीएमसी जीती है। तो ये एसआईआर का जो एक नैरेटिव है उसको आप बंद कर दीजिए।
और आपको खुद को कांग्रेस को टीएमसी ने दबा के रखा है। आप एक बार जो है ना, आपके जो वरिष्ठ नेता है अधीर रंजन चौधरी जी, उनसे बात करिए, उनको थोड़ा सा आदर सत्कार करके उनसे बात करिए, पूछिए कि यहाँ पर क्या हुआ, टीएमसी क्यों हारी। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो बताएंगे आपको कि, और खुद राहुल गांधी जी ने थोड़े दिन पहले बताया था कि दीदी का जो है उनकी प्रशासनिक में कमी होने की वजह से ये जो है भाजपा को यहाँ जगह मिल रही है, और वही कांग्रेस आज खुद उठ के कह रही है कि यहाँ पर जो है भाजपा ने चुरा लिया। देखिए ना, एसआईआर की मैं आपको बता रही हूँ, आपको चाहिए तो ठीक है राजलक्ष्मी जी, अब सोफिया जी का भी एक बार मैं रुक करना चाहूंगी और उनसे भी ये सिचुएशन इस वक्त मैं समझना चाहूंगी। अबू जी आपको आपको मेरे साथ समय दिया हुआ था, आपने अपनी बात रखी थी। कहाँ से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से राजनीतिक विश्लेषक उठा के लाते? अरे आप कहाँ से आए हो? मेरे ऊपर पर्सनल टिप्पणी मत करना। आप सर इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल ना करें। सर देखिए, इस तरीके की भाषा को कोई भी इस्तेमाल करेगा तो किसी को भी तकलीफ होगी। मैं आपको कुछ बोला ही नहीं। आप अभी के अभी करो। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से आए, दीनदयाल उपाध्याय नहीं तो सर आपके कहने का तात्पर्य क्या है? दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से आपके कहने का तात्पर्य क्या है सर? तो बीजेपी का कभी कुछ देखता नहीं है देश में। अबू शर्मा एक सेकेंड सर आपसे सवाल यही मैं जानना चाह रही हूँ कि सर जब आप इस तरीके की बात कहते हैं या एलिगेशंस लगा देते हैं, आप इससे कहना क्या चाह रहे हैं सर? आपका मतलब क्या है? बात करें ना, बात करें ना। अरे आप भी तो जीते हो, आपको तो बोला मैं, आप एक तो बीजेपी का भी देश में जो कमी है दिखा दो ना। आप तो नहीं दिखाते हो, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन गया। आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। नहीं, जो विरोध करना वो हम करते हैं। आपने उन लोगों को छोड़ दिया है क्योंकि आप चाहते हो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन के आओ, मैं कुछ नहीं बोलूं। आपको उनका हाथ पकड़ के रहना है, इसलिए आप चुपचाप बैठे हुए हो। आंखों पे पट्टी बांध के हम लोग क्या लड़ाई लड़ा वो हमको मालूम है। जरूरत है तो आप कैसे उनके खिलाफ बोल सकते हो? तो यहाँ पर आपकी छोड़िए ना, हमारा ठीक है। अबू शर्मा जी प्लीज अब चुप हो जाइए सर अब शांत हो जाइए। दूसरे मेहमानों का भी रुख करना है। राजलक्ष्मी जी उपाध्याय मार्ग से निर्देशित हो, ये हो राजनीतिक विश्लेषक, निष्पक्ष बनो ना, नहीं तो भाजपा से आओ। शुभेंदु बाबू आया भाजपा से, ये बैठे हैं, हम तो उनको कुछ बोल नहीं रहे। चेहरा छुपा के मत आओ मैडम, चेहरा छुपा के मत आओ। आप कौन सा जो है वो नकाब डाल के बैठे हो? आपके पास एक भी तथ्य नहीं था, आपका परिचय जा रहे हो। एम्प्टी रेटोरिक, एंकर को भली बातें बता दी, एंकर को आप क्या बोलेंगे? आप तय करेंगे ना, करनी चाहिए। नहीं जाइए आप जैसे कितना ये राजनीतिक विश्लेषक देखा मैं। लूजर्स है ना, इसीलिए आप बार बार हारते रहते हो। अरे क्या हार है? उसे नहीं बोला, मुख्य विपक्ष पार्टी है, कहाँ है? आपके पास है नहीं। 240 में बीजेपी को लाया, आपका प्यारा बीजेपी, आपका प्यारा बीजेपी को 240 में लाया। एक पॉइंट बता दो जहाँ पर मैंने गलत बोला है, एक पॉइंट बता दो जहाँ पर मैंने गलत बोला है। मैं आपको नाम के साथ बताती हूँ कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप जीते हो, कौन सी आपको तो पता भी नहीं होगा। एक भी गलत नहीं में जीत कर आपको वो दो भी नाम नहीं पता है, इतने बेशर्म हो। अबू शर्मा जी, लेकिन आपने कम से कम सर सुनिए सर, अगर वो फैक्ट्स बता रही हैं, अगर आपको लगता है कि वो फैक्ट्स गलत है तो सर आप उसे करेक्ट कर दीजिए, आप पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए। क्या बोला मैडम? सर जहाँ भाजपा की गलती होगी मैं बोलूंगी ना, आपको क्यों है? आप कौन हो? अभी आप 2 करोड़ नौकरी कहाँ किया? संवैधानिक अधिकार है, आप कौन होते मुझे बोलने वाले? मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं? अभी कांग्रेस मुझे ठीक है राजलक्ष्मी जी, अब आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। मैम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। अबू शर्मा जी आप भी प्लीज सर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। सर ऐसे डिबेट होगी क्या? सर अगर आप लोग दोनों लोग साथ में बोलेंगे तो ऐसे कैसे डिबेट हो पाएगी सर? आपके पास में जो लोग देख रहे हैं सर पर्सनल टिप्पणी करने के लिए आप आए क्या? तो देश जानता है। अबू शर्मा जी आप पर्सनल किसी को क्यों प्रोवोक कर रहे हैं? आपका सर्टिफिकेट भी जीना नहीं है सर। आपसे जब सवाल पूछे जा रहे तो उन सवालों के जवाब आप नहीं देते हैं। आप जब सवाल उठाने शुरू हो जाते हैं आप पर, तो आपको सर ये तकलीफ हो जाती है कि बीजेपी के प्रवक्ता बनकर के आप सवाल पूछ रहे हैं या बीजेपी के प्रवक्ता बनकर के आप जवाब दे रहे हैं। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर अगर फैक्ट्स वो गलत बता रहे तो आप करेक्ट कीजिए ना सर। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है सर। अगर आपको लग रहा है कि वो गलत कह
रही है, फैक्ट्स गलत प्रेजेंट कर रही हैं। आपके पास फैक्ट सही है तो आप प्रेजेंट कीजिए, आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन आप सिर्फ ये मत कहिए कि बीजेपी के प्रवक्ता बन करके बैठी हैं। सर, ऐसे लोगों को क्यों लाते हो जो महिलाओं का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते? अगर मैं झूठ बोली, अरे महिला का रिस्पेक्ट बीजेपी से? अरे भैया, अरे बाप रे बाप रे, अरे अरे आइए आप यहाँ पे चैनल पे आके एंकर से माफी मांगिए। आप माफी मांगिए पहले, एंकर से बदतमीजी कर रहे हो आप। अबू शर्मा जी, पहली बात तो कांग्रेस को लेकर के टारगेट उन्होंने किया नहीं, तृणमूल कांग्रेस पर वो सवाल खड़े कर रही है, तकलीफ आपको हो जा रही है। गठबंधन के सवाल पूछ लिया जाता है तो आप कहते हैं कि गठबंधन में नहीं है, लेकिन फील्डिंग पूरी आप तृणमूल कांग्रेस की ओर से कर रहे हैं। लाने वाले में हूँ अबू शर्मा जी, तृणमूल कांग्रेस की ओर से फील्डिंग क्यों कर रहे हैं? जब तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता आप नहीं है तो उनकी तरफ से फील्डिंग क्यों कर रहे हैं? राजलक्ष्मी जी ने तो तृणमूल कांग्रेस को लेकर के कहा, कहाँ फील्डिंग किया? क्यों नहीं कर रहे? वो जब मुद्दा उठा रही है तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा हुआ, वो हिंसा की बात तृणमूल कांग्रेस की सरकार से जुड़ी हुई करती है, तो आपको सर तकलीफ हो रही है। अरे रुकिए ना मैडम, रुकिए ना, इतना गुस्सा क्यों करते हैं? आपको क्यों अच्छी लग रही है? आप क्यों छल रहे हो? मैं टीएमसी के विषय के बारे में बात कर रही हूं। डीएमके को छोड़ के 5 मिनट में निकल लिए, हमको सिखाएंगे ना 5 मिनट में डीएमके छोड़ के निकल लिए। आप क्या करोगे? हमको सिखाएंगे राजनीति का। वाले भी गाली दे रहे हैं। बैठे काय के लिए? आप कुछ भी बोलोगे चलेगा? आम खाइए, आम खाइए, हम तो खाएंगे। हाँ आम खाइए, आइए आप हमको भी खिलाइए। मैं आएंगे 27 में मैं आऊंगा यूपी। शुभेंदु जी, मुझे लग रहा है कि आपको अबू शर्मा जी को भी वो आम थोड़े से पार्सल करवा दीजिए, क्योंकि उनको भी जरूरत है, उन्हें थोड़ा सा मीठा खाने की आवश्यकता है। उनको दवाई की जरूरत है, मानसिक रूप से विकलांग है। सर ठीक है सर, पर्सनल अटैक नहीं सर, पर्सनल अटैक नहीं सर, किसी पे भी पर्सनल अटैक नहीं। ठीक है सोफिया खान जी, सोफिया खान जी, अब सिचुएशन मैं जरा आपसे समझना चाहूंगी कि जब तृणमूल कांग्रेस की 15 साल की सरकार थी, उस 15 साल की सरकार में हमने देखा कि किस तरीके से बार बार बंगाली अस्मिता का मुद्दा अगर उठाया जाता था, सोनार बांग्ला लेकर के बीजेपी आ गई, तो ऐसे में वो बदलाव अचानक से कैसे दिखाई दिया? और माटी मानुष दब गया मैम। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ट्रिपल डी का फॉर्मूला सेट किया गया। आई कैन नॉट शाउट। अबू शर्मा जी, अगर आप मुझे बोल लेने देंगे तो फिर मैं आगे डिबेट कंटिन्यू करूं। कम से कम 20 मिनट मैं बोलूं। सुरभि जी, सबसे पहले तो मैं 20 मिनट से वेट कर रही थी कि आपको मैं एज अ वुमेन सैल्यूट करूं। स्टार्टिंग में सारे लोग शायद भूल गए होंगे, लेकिन आपने जिस तरह से काउंटर किया शुभेंदु जी को, यहाँ पे जो प्रवक्ता शुभेंदु हैं, कि किस तरीके से भाजपा के जो शासन है उसमें सबसे ज्यादा रेप केसेस होते हैं, जो उन्होंने आपको याद दिलाया कि नोएडा में अगर आप काम कर पा रही हैं तो वो उनकी सरकार की वजह से। शायद ये भूल गए हैं कि कितनी महिलाएं आज भी दिल्ली से, राजधानी से गायब हो जाती हैं। शायद ये भूल रहे हैं कि 4 तारीख को जिस आधार पर ये लोग पश्चिम बंगाल में आए हैं और 5 तारीख को एक नाबालिग लड़की का बिहार के रेलवे स्टेशन से रेप हो जाता है। शायद ये भूल रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर महिलाओं के साथ उत्पीड़न और घर्षण होता है तो यूपी और बिहार या अन्य भाजपा के शासित राज्यों में होता है। एनीवे, मैं यहाँ पर इनके शहर का रेप या मेरे शहर का रेप करने में नहीं आई हूँ, लेकिन दुख तब होता है जब ये लोग सेलेक्टिव केसेस के बारे में बात करते हैं, सेलेक्टिव महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में बात करते हैं। जब इन पर आती है तो ये सारे ऐसा यू टर्न मारते हैं जैसे ये पहचानते तक नहीं। अभी यहाँ पर आर्जीकर की जो माता जी हैं उनको मैं बिल्कुल प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ जी। बिल्कुल उनकी पीड़ा को अगर ये कम कर पाए, उनको टिकट देकर, तो उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन जहां तक ये देखा जा रहा है कि अगर इस तरीके से जितने ज्यादा रेप केसेस होते हैं, अगर सब माताओं को ये भाजपा वाले टिकट दे देना तो आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी माओं को जो है वो इंसाफ मिल जाएगा। जहां तक बात आरक्षण की है, देखिए अभी तो तृणमूल सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी विचारों के साथ हमने समझौता नहीं किया है। पक्ष ना सही, अब विपक्ष में बैठकर तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी उन्हीं विचारों के साथ जरूर लड़ाई करेंगी। वो असेंबली में नहीं है, लेकिन पार्टी की सुप्रीमो है आज भी। और मुझे लगता है कि 90 के दशक की लड़ाकू नेत्री जब तक जीवित हैं, मुझे नहीं लगता उनको कोई भी विचारों से हरा सकता है। चुनाव में डेफिनेटली, अब वो चुनाव कैसे हुआ, कैसे हारी, मैं उस चैप्टर में जाती ही नहीं हूँ। ये हमने ऑलरेडी बहुत डिबेट कर लिया, चुनाव आयोग ने क्या किया, नहीं किया, पोस्ट पोल वायलेंस जिस तरीके से आप मानते हैं कि ममता बनर्जी की स्ट्रीट फाइटर वाली छवि बरकरार है? सारी चीजों को लेकर हमने बात सोफिया जी, ममता बनर्जी की स्ट्रीट फाइटर वाली छवि अभी भी बरकरार है, आप ये मानती हैं?
ये मैं नहीं, पूरा देश मानता है, ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय तौर पे सारे लोग जानते हैं। और यही वजह है कि ममता बनर्जी के भवानीपुर सीट से उनको किस तरीके से हराया गया है, ये जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं ना, जिन्होंने देखा है, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। बाकी ये डिबेटेबल चीजें हैं, अभी मैं बोलूंगी तो लगेगा भाई विपक्ष। लेकिन मैम, माँ माटी मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी अगर ये कह दे, मैम माँ माटी मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी अगर महिलाओं को ये कह दे कि 8 बजे के बाद वो घर से ना निकले तो ज्यादा अच्छा है, ये उन्हीं की बेहतरी के लिए, मैम इस तरीके के कमेंट्स शोभा देते हैं क्या? देखिए मैं सुरभि जी, मैं अगर कहूंगी तो अगर क्लिपिंग को काट कर, अभी सोफिया खान इतने देर से डिबेट कर रही है, उसमें 2-3 कमेंट को अगर आप काट कर अपने टीवी में चलाएंगी ना, तो हो सकता है उसके पूरे मीनिंग बदल जाए, उसके मायना बदल जाए। तो ममता बनर्जी ने क्या कहा वो भी एक डिबेटेबल चीज है, उसके लिए एक दिन आप डिबेट कीजिएगा तो मैं जरूर बता दूंगी कि ममता बनर्जी ने किस संदर्भ और जिन नेताओं ने खुले मन से धमकियां दी थी उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा था मैम कि 4 तारीख के बाद देख लेंगे, कुछ लोग तो सीधे पांव वापस भी लौटने नहीं पाएंगे, तो ये किस तरीके की भाषा है? अभिषेक बनर्जी खुले मन से कहते कि दिल्ली से किसका बाप आकर के बचाते हम भी देख लेंगे। मैडम शायद आप भूल रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या कहा था कि टीएमसी के गुंडों को 4 तारीख के बाद उल्टा करके लटकाएंगे और मारेंगे, और वो चीज एक्चुअली में हुआ भी। अभी ये सोचने की बात है, ये सिर्फ देखिए जब चुनाव आते हैं ना तो डायलॉग बाजी, बम बाजी, ये सब होता रहता है, ये सारी पार्टियों का काम है। लेकिन जब वो वाकई में वास्तविक तौर पर हो जाता है ना, तब सोचने की बात है कि क्या इस बारे में जो बोला गया था वही चीज एक्चुअली में किया जा रहा है। क्योंकि इतने सारे केंद्र बल के सामने ये सारी चीजें हो जाना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक्चुअली में करवाया जा रहा है। और इसका कारण भी मैं बताती हूँ। मुख्य कारण ये है कि अभी भी जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं या जो लोग हैं ना, समर्थक हैं, उनपे एक दबाव, एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि भाई देखो, या तो तुम चुप हो जाओ, या तो हमारे दल में आ जाओ, या तो बोलना छोड़ दो, या दीदी का साथ छोड़ दो, वरना तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। तो ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है ये सारी चीजें ठीक नहीं है। चुनाव जीतना हारना, देखिए चुनाव जब होती है, जब और मैम जो फालता में हुआ उसके लिए कुछ कहेंगे आप? फालता में जो हुआ उसके लिए कुछ कहेंगे आप? वहां की महिलाएं निकल करके वो कहती हैं कि अगर सुरक्षा बल नहीं होते तो हम पोलिंग बूथ तक भी सेफली नहीं पहुंच पाते। तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हमारे घरों के भीतर घुस करके और वो तोड़फोड़ कर रहे, धमकियां दे रहे महिलाओं को रेप करने की। मैडम यहाँ पर एक और भी महिला यही कह रही थी कि इस बार वोट हुआ, इस बार वोट हुआ। हमको नहीं लगता कि ये आंकड़े कहाँ से लेकर आती हैं। पश्चिम बंगाल में कभी भी वोट जो है ना, वोटिंग जो है कभी भी बहुत कम नहीं हुई। इस बार बहुत ज्यादा। मैम इसीलिए तो मैंने पूछा कि फालतू की उन महिलाओं को भी आप झूठा करार दे देंगे क्या? मैडम मैं आ रही हूँ। इस बार जो एसआईआर की प्रतिक्रिया की गई, ये वोटिंग इसलिए भी बढ़ी है, परसेंटेज जो बढ़ा है ना, डेफिनेटली लोग डरे हैं, लोगों को समझ में आया है कि वोट अगर नहीं देंगे तो फ्यूचर में चल के उनको समस्या हो सकती है। तो ये एक मुख्य कारण है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं। बाकी औरतें नहीं निकलती थी, कभी वोट नहीं दिया है, ये जो छवि बनाने की कोशिश की जाती है गलत है। क्योंकि पहले भी 84% तक वोटिंग हुए हैं पश्चिम बंगाल में। तो ये सारा जो भ्रम फैलाना, हवा फैलाना, देखिए अभी मुझे लगता है ना, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की निवासी होने के कारण मैं यही कहूंगी कि अभी आगे के लिए जो वादे करके ये लोग आए हैं, वो महिला की सुरक्षा को लेकर हो, पुरुषों की लोगों की, युवाओं की नौकरी की बात हो, महंगाई की बात हो, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कारखाने हैं, अभी तो चैलेंजेस। देखिए चुनाव जीतना बड़ी बात नहीं होती, चुनाव जीतने के बाद अपने वादों पर खरे उतरना वो सबसे चैलेंजिंग होगा। इनका संगठन कमजोर है, संगठन मजबूत करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है आने वाले समय में ये सारी चीजों पर इनको जरूर जोर देना चाहिए। ठीक है शुभेंदु जी, अब एक बार फिर मैं आपका रुख करना चाहूंगी और ये मैं जानना चाहूंगी सर, आपके पास 2021 के दौरान हमने देखा था कि 77 सीटें थी, लेकिन उसमें सेंधमारी करते हुए 65 सीटें ही रह गई थी। उसके बाद जब चुनाव इस बार आप लोगों ने लड़ा सर, 294 में से 207 सीटें ले गए। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इलाके वाकई में हैं जहां पे तृणमूल कांग्रेस का होल्ड बहुत मजबूत है और वो भी प्रभाव डाल सकते हैं आने वाले समय में 2029 पर। अभी से उनकी निगाह है। यहां कांग्रेस की ओर से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि हम अपने उस बेस को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, आज नहीं तो कल ये जरूर हो जाएगा, जनता उस चीज को समझेगी। सर क्या चुनौतियां तो आपके सामने भी, इन चुनौतियों को कैसे पार करेंगे? सुरभि जी, जब कहीं गोल मारना होता है ना, तो फुटबॉल वाला जो खिलाड़ी अच्छा होता है वो 2-4 कदम पीछे जाता है और फिर स्टॉप से लगाता है। तो हमको गोल करना आता है, कैसे करना है हम देखेंगे। हमने लगभग 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 या 8 ऐसे। अरे आप पीछे जाओ ना, देखिए मैं इनको मना करा, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, है ना।
आप ये पता नहीं कहाँ कहाँ से चले, आप कौन सी रोड से, अकबर रोड से या औरंगजेब रोड से, पता नहीं कहाँ से सर आते ठीक है। फिर भी- सर इस तरीके की बातें नहीं सर। ये हमारे, जब तक मैं बोलूं तब तक मैंने शांत रहे। दीनदयाल बोला तो आपने इसको कॉपी किया। हाँ, खुद मैं तो अपना बनाओ ना, कांग्रेसी को कॉपी करके कितना दिन जियो। मेरी बात सुन लो, उसके बाद बोलना भाई साहब। जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं कि कैसा अरे लोग आपको भी देखते हैं। हाँ, आपका तो मेरा नेता ये कहना है, गुरु को भी देखते हैं। मेरा ये कहना बोलिए ना, है आप कि लोगों को कोई 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे एक भी सीट नहीं मिली। 23 में से 18 डिस्ट्रिक्ट में हम सभी डिस्ट्रिक्ट में जीते हैं। तो ये एक पोजीशन है आज की। दूसरा, कांग्रेस के ऊपर मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा, क्योंकि वेस्ट बंगाल के चुनाव में ना वो 3 में है ना वो 13 में है। एक सीट, जो 2 में से एक सीट आई है, वो SIR में वो व्यक्ति का नाम कट गया था, उन्होंने कंप्लेंट करी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और वो जीत के आए हैं। तो कम से कम SIR के विषय में इनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि 50% सीट, मतलब एक सीट खाली SIR में उनके कहने के बाद आई है, तो क्या प्रश्न है। दूसरा, जो सोफिया खान जी हैं, इन्होंने नीचे अपने नाम के नीचे लिखा हुआ है राजनीतिक पर्यवेक्षक, पर एक्चुअल में वो TMC की बहुत अच्छी नेता है। मैं अभी उनका फेसबुक देख रहा था और बहुत सारी फोटो पे उन्होंने मंच पे बैठ के TMC के लिए प्रचार कर रही हैं। कुछ फोटो ये भी है और इसमें बाकायदे उन्होंने वो लगाया हुआ है। तो मैं, ये जो लोग छुपे छुपे आते हैं ना, जो महिलाओं की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक दिन भी नहीं बोला। सर ये तो आपने अबू शर्मा की लाइन को सर आपने दोबारा से रिपीट कर दिया। उन्होंने टारगेट किया राजलक्ष्मी जी को, आपने टारगेट कर दिया सोफिया खान को। मेरी बात, मेरा प्रचार करने के लिए थैंक यू। मेरा प्रचार करने के लिए थैंक यू। फोटो दिखाई है मैंने। हाँ, मैं मेरा प्रचार करने के लिए थैंक यू। मैं TMC की बहुत बड़ी नेता हूँ, बहुत बड़ा समर्थक। ये देखिए दूसरी फोटो, मैं दूसरी फोटो, जो लोग मंच पर उनका प्रचार कर रहे हैं, मेरा प्रचार करने के लिए धन्यवाद। ठीक है सर, क्योंकि समय लिमिटेड है। एक बड़ा मुद्दा घुसपैठ को लेकर के आप लोगों ने हमेशा उठाया, लेकिन सर ट्रिपल D का फॉर्मूला जो आप लोगों ने सेट किया है, डिलीट, डिटेक्ट और डिपोर्ट, सर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसे आने वाले समय में, क्योंकि चैलेंजेस तो बहुत सारी हैं। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को हम ठीक कर रहे हैं। वहां की पुलिस को जितना मिसयूज किया था दीदी ने, उसको दुरुस्त किया जा रहा है। और अभी वहां पे जो केंद्र की सशस्त्र बल हैं और थोड़े दिन रहेंगे, तब तक उसको हम सफाई करेंगे। पर ऐसे लोग, जो सोफिया खान ऐसे लोग हैं, चैनल पर आके बिल्कुल ऐसे तरीके से, बिल्कुल सेकुलर तरीके से बात करते हैं। वही वहां पे मंच पे जाके उन्होंने एक लाइन नहीं बोली। जब उनके, मैंने ट्विटर से लगातार सर्च किए, जब वहां पे संदेश खाली में रेप हुए थे, उन्होंने एक सेंटेंस नहीं बोला, आरजी कर के ऊपर नहीं बोला। तो महिलाएं तो महिलाएं हैं, चाहे वो दिल्ली के अंदर रेप हो, चाहे वो कहते हैं कलकत्ता में रेप हो। ये मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो सेलेक्टिव लिसनिंग है, सेलेक्टिव स्पीकिंग है, सोफिया खान जी, उससे बाहर आओ आप। दूसरी चीज, और आप अगर आपने मेरे सोशल मीडिया पे देखा है ना, दूसरी चीज, थोड़ा अपने पक्ष में बोलिएगा सर, आप, अपने पक्ष में बोलिएगा। पीछे जाइए। आपको आना चाहिए था वहां पे। मैंने बकायदा धरना किया था। जब संदेश खाली में बेटियों को उठा रहा था, वो उठा रहा था, स्क्रॉल कीजिएगा। आरजी का जब मामला हुआ था, मैं दीदी के साथ रैली में चली थी। स्क्रॉल कीजिए जरा। मैं सुनिए तो, जो वो शहंशाह उठा रहा था, तब आप कहां घूम रही थी, समझ में नहीं आ रहा है। जब आरजी कर में रेप हुआ था, तब सोफिया खान का, ठीक है, एक छोटा रिएक्शन जल्दी से अब बाबू शर्मा मैं आपका लेना चाहूंगी। ठीक है सर, ठीक है, चलिए ठीक है। शुभेंदु जी और सोफिया जी, अब बाबू शर्मा जी को बोलने दीजिए। सर 1 मिनट का समय, आप अपनी बात रख लीजिए। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ, अगले 5 साल के अंदर सोनार बांग्ला बना के भाषण दे रहे थे, कहाँ थे आप? सोना का मुंबई बना के, महाराष्ट्र बना के, आपको बहुत जगह लगी होगी, लगनी ही चाहिए, क्योंकि आप ऐसे TMC के नेता लोग यहाँ पर यदि पर्यवेक्षक बन के आओगे और राज्य, ठीक है सर अबू शर्मा जी को बोलने दीजिए, मेरे पास समय लिमिटेड है। अबू शर्मा जी, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को कुछ करना नहीं है, उसको सिर्फ आश्वासन देके 2 करोड़ नौकरी देंगे, गंगा साफ करेंगे, ये आश्वासन का सरकार है। तो बंगाल में भी आश्वासन, सोना आसाम हुआ क्या? सोना का महाराष्ट्र हुआ क्या? सोना का गुजरात हुआ क्या? तो कहाँ से ये लोग कुछ करेगा नहीं, इसका धंधा ही है। ये सेटिंग करो, ईडी सीबीआई करो, इलेक्शन कमीशन मैनेज करो, ये सब करके ये लोग करते हैं। समाज में कोई इज्जत नहीं है,
समाज में कैसा? कोई इज्जत कैसी नहीं है। बातें आपका करते हो? बनाया हुआ है। हाँ, ये आपको मालूम होगा कितनी इज्जत ये है तो बापू आपका की। संस्कार है, एक आदमी को आप पागल राहुल बोल रहे गांधी हैं। जी की ये आपका कितनी इज्जत है माँ-बाप हमको का मालूम शिक्षा है समाज ये में। आपका माँ बाप का शिक्षा है। हाँ। बात कीजिए बाबू शर्मा जी, माँ-बाप ये का पर्सनल अटैक सर, ये संस्कारों की बात आप बीच में लेकर के ना आइए सर। पहले थोड़ा सा आपको भी ये समझने की जरूरत है कि आप कहाँ बैठे, किससे बात कर रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं। पापा का संस्कार को इस बात में चलिए ठीक है सर, मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुभेंदु शेखर अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, अबू शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े, और साथ ही राजलक्ष्मी जोशी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ी, सोफिया खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ी। शुभेंदु की शपथ तो हो चुकी है, लेकिन आगे अग्निपथ भी है, और इस अग्निपथ के रास्ते को वो कैसे पार करते हैं, और जो वादे किए गए पश्चिम बंगाल की जनता से, क्या सोनार बांग्ला का जो सपना दिखाया गया है वो कब तक सच होगा, इसको लेकर भी अभी और इसी तरीके की बहस आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो जो अपडेट आते रहेंगे वो न्यूज इंडिया की टीम आप तक पहुंचाती भी रहेगी। इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ